Hi everyone, my name is Rizwan Tarek, and in this video we are going to learn how you can simulate microblaze in Vivado, and later we will also do the microblaze implementation on the Xilinx FPGA. So this will be sort of a two-part video, and in first part we will going to simulate microblaze, and then in the second part we will implement the microblaze on the Xilinx FPGAs. This video will also be in Urdu, but in later videos we will also do the English version. और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम माइक्रोब्लेस को किस तरीके से सिमुलेट कर सकते हैं और माइक्रोब्लेस को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं FPGA पर। तो दो पार्ट में होगी ये वीडियोस। पहले पार्ट में हम सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रोब्लेस को सिमुलेट करना सीखेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे FPGA पर। जो माइक्रोब्लेज जो है ये एक सॉफ्ट कोर है जो Xilinx ने बनाई है। दिस इज़ बेसिकली मेड बाय Xilinx। और सॉफ्ट कोर प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ होती है जो ना सिंथेसाइजेबल HDL के फॉर्म में आपको दी जाती है। सॉफ्ट कोर और हार्ड कोर्स क्या होती हैं इसके बारे में मैंने मज़ीद डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप इसको देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगे। सॉफ्ट कोर इज़ बेसिकली डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसाइजेबल HDL। अगर हम बात करें केडेंस टेंसेलिका कोर्स की, तो ये भी सॉफ्ट कोर्स हैं जो केडेंस प्रोवाइड करता है। और केडेंस आपको एक सिंथेसाइजेबल HDL कोड दे देता है उसका, जो वेरीलॉग की फॉर्म में होता है। तो अगर आप उस सिंथेसाइजेबल वेरीलॉग कोड को एसिक डिज़ाइन फ़्लो को फॉलो करते हुए उसकी सिंथेसिस करोगे, फिर उसकी जो भी एसिक का वर्क फ़्लो होता है अगर आप उसको फॉलो करते हुए जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जा रहे हो टूवर्ड्स द चिप डेवलपमेंट। आप इवेंचुअली इस डिज़ाइन को फैब्रिकेट करोगे और आखिर में आपको एक चिप मिलेगी जो आफ्टर फैब्रिकेशन होता है, जो बेसिकली एक सिलिकॉन की फॉर्म में आपको जो चिप मिलती है। तो ये वो वर्क फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी सिंथेसाइजेबल वेरीलॉग कोड को क्या नाम है विवाडो में इंपोर्ट कर लोगे ये फाइल्स, और अगर आप FPGA का वर्क फ्लो फॉलो करोगे, FPGA का डिज़ाइन फ्लो फॉलो करोगे, और आपकी इंटेंशन है कि मैं इस कोड को FPGA पे इम्प्लीमेंट करूं, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एज आई सेड उसके लिए आपको FPGA डिज़ाइन फ़्लो फॉलो करना पड़ेगा। फिर चाहे वो FPGA डिज़ाइन फ़्लो कोई भी हो, वो Xilinx का FPGA वर्क फ्लो हो सकता है, वो इंटेल का हो सकता है, वो लैटिस का हो सकता है। डिफरेंट FPGAs हैं मार्केट के अंदर। तो पॉइंट ये है कि जो सिंथेसाइजेबल HDL कोड होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कोर, और उसको आप एसिक डिज़ाइन फ़्लो की तरफ भी जा सकते हो और आप FPGA डिज़ाइन फ़्लो की तरफ भी जा सकते हो। अब आप बात करते हैं माइक्रोब्लेस की। माइक्रोब्लेस इज़ अ सॉफ्ट कोर विच इज़ बाय Xilinx। अब आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि माइक्रोब्लेस को आप एसिक फ़्लो की तरफ लेके जा सकते हो या नहीं, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये आपको Xilinx से ही पूछना पड़ेगा वेदर दे अलाउ देयर IP कोर टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एसिक डिज़ाइन फ़्लो। लेकिन FPGA डिज़ाइन फ़्लो में तो हम कर सकते हैं, और जो कि हम करेंगे भी इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो लेकिन केडेंस का जो केस था वो दोनों तरफ जा सकता है, एसिक डिज़ाइन फ़्लो की तरफ भी जा सकता है और FPGA डिज़ाइन फ़्लो की तरफ भी जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि माइक्रोब्लेस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो एसिक डिज़ाइन फ़्लो फॉलो करता है या नहीं। इसके बारे में आपको Xilinx के फोरम पे ही पूछना होगा अगर आपको माइक्रोब्लेस को एसिक्स की तरफ लेके जाना है तो कमिंग बैक टू माइक्रोब्लेस, माइक्रोब्लेस एक कस्टमाइजेबल सॉफ्ट कोर है और इसके अंदर आप काफ़ी सारी कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। यानी अगर आप माइक्रोब्लेस को 32 बिट प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हो या 64 बिट प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हो, दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर। आप अपने जो कोड मेमोरी होती है एक प्रोसेसर की, इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी, या इंस्ट्रक्शन और डेटा कैशेस, या फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट उसमें ऐड करना है या नहीं करना, या एरर करेक्टिंग कोड उसमें आपने ऐड करने या नहीं करने, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आप एक तरह की GUI की फॉर्म में कॉन्फ़िगर कर सकते हो माइक्रोब्लेस के लिए। और फिर जो भी चीज़ आप कॉन्फ़िगर करोगे तो Xilinx आपको उसका एक सिंथेसाइजेबल कोड जनरेट करके दे देगा।
अनफॉर्चुनेटली आप इस कोड को एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख नहीं सकते, क्योंकि वो Xilinx की एक कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एंड दे डोंट रियली शो अस हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग दिस माइक्रोब्लेस कोड। तो हमें थोड़ा सा हाई लेवल पे ही उन चीज़ों का एक्सेस होता है। हमें बहुत ज़्यादा लोअर लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हम नहीं देख पाते। तो हम जब जाएंगे विवाडो में तो हम देखेंगे कि है क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो कॉन्फ़िगरेबल हैं। अब आते हैं कि माइक्रोब्लेस की हम पहले से डिज़ाइन पे जाने से पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। एक एक आईपी कोर को हम सरसरी सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी आईपी कोर क्या काम कर रही होगी और किस तरीके से यूज़ हो रही होगी। हाँ जी। तो हम अपने डिज़ाइन को सिंपल ही रखेंगे समझने के लिए, और हम ये देखते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो, मैंने एक माइक्रोब्लेस कोर ऐड की है अपने Xilinx विवाडो के ब्लॉक डिज़ाइन में। और ब्लॉक डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं ये हम पिछले ट्यूटोरियल्स में देख चुके हैं। तो आपने माइक्रोब्लेस कोर ऐड की इसके अंदर, और इसके अंदर आप देख रहे हो ये LMB, ये बेसिकली इस चीज़ को बोलते हैं लोकल मेमोरी बस। और यहाँ पे आपकी पे लोकल मेमोरी लगी हुई है। और और दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक साइड बस है और फिर यहाँ पे ब्लॉक रैम लगी हुई है। तो माइक्रोब्लेस की जो ये लोकल मेमोरी है, दिस इज़ इट्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरी। यहाँ पे जो जो हमारी कोड मेमोरी होती है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो भी हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करके, वो सारे इस मेमोरी में सेव हो रहे होंगे। दिस इज़ लोकल मेमोरी ऑफ द माइक्रोब्लेस। इस चीज़ को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपकी कोड मेमोरी ज़्यादा है, अगर आपको ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। और अगर आपके डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है और अगर आपको कम मेमोरी चाहिए, तो आप इस मेमोरी को कम भी कर सकते हो। और यही एक फ़ायदा होता है इस कस्टमाइजेबल सॉफ्ट कोर्स का, कि उसके अंदर आप इस तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। लेकिन जब कोई चिप बन जाती है, एक हार्ड कोर बन जाती है, तब उसके अंदर कस्टमाइजेशंस इस तरह की आप नहीं कर सकते। आप जस्ट विद सम क्लिक्स आप उसको उसकी मेमोरी का साइज़ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि हम अभी सॉफ्ट कोर्स की बात कर रहे हैं, और सॉफ्ट कोर्स के अंदर हम अपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये जो मेमोरी है इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोब्लेस को जब माइक्रोब्लेस के साथ जब हमने इसकी लोकल मेमोरी इंस्टेंशिएट करनी है, तो हमें एक LMB के थ्रू करनी है। जैसा मैंने कहा कि LMB एक लोकल मेमोरी बस है, इसके थ्रू ही हम ये मेमोरी इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोब्लेस को अगर हमने एक ब्लॉक रैम अटैच करनी है, ये ब्लॉक रैम आम तौर पे आप इसके उसको बहुत सारे डिफरेंट नाम दे सकते हो। ये ब्लॉक रैम तो Xilinx के अंदर हमारे पास होती है, लेकिन अगर इस ब्लॉक रैम का साइज़ आप बड़ा कर दोगे, तो उसको आप सिस्टम मेमोरी भी बोल सकते हो। तो आम तौर पे होता क्या है कि लोग ब्लॉक रैम जो होती है उसका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि वो एक सिस्टम मेमोरी होती है। और जो लोकल मेमोरीज़ होती हैं वो आम तौर पे उनका साइज़ छोटा होता है, क्योंकि वो बहुत ही एक क्लोजली कपल्ड होती हैं प्रोसेसर के साथ। और यहाँ से प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस जो उसकी कोड मेमोरी है, जहाँ प्रोग्राम काउंटर जहाँ से रीड कर रहा होता है, तो ये वो मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा सारा कोड रिजाइड कर रहा होता है। और ये जो एक साय बस होती है, यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी एक माइक्रोब्लेस इंस्टेंशिएट किया हुआ है, लेकिन एक बड़े सिस्टम के अंदर इस बस पे बहुत सारे और प्रोसेसर्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक मल्टी कोर सिस्टम बनाना चाह रहे हो, तो आप एक माइक्रोब्लेस लगा सकते हो, आप एक और माइक्रोब्लेस लगा सकते हो, और आप एक और ट्रिपल कोर सिस्टम भी बना सकते हो एक और माइक्रोब्लेस लगा के। या अगर आपके पास डिफरेंट कोर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक माइक्रोब्लेस है, लेकिन एक दूसरी कोर आप आर्म की कोर लगाना चाहते हो या RISC-V की कोर लगाना चाहते हो, वो भी आप इस तरीके से इस बस के साथ अटैच कर सकते हो। और अगर आप जिंक प्रोसेसर लगाना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो जो जो प्रोसेसर कोर्स आप यहाँ लगाओगे, ये ब्लॉक रैम
वो सारे प्रोसेसर कोर से एक्सेस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर कोर्स आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो दे आर एक्टिंग एज मास्टर्स, वो सारे मास्टर्स हैं। वो इस मेमोरी से आपस में डेटा शेयर भी कर सकते हैं। तो दिस मेमोरी कैन ऑल्सो एक्ट एज अ शेयर्ड मेमोरी बिटवीन ऑल दोज प्रोसेसर कोर्स। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम एक माइक्रोब्लेज एक प्रोसेसर कोर के साथ हम रीड और राइट कर पाएँ इस ब्लॉक रैम को, और हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से कर पाते हैं, सिमुलेशन में भी देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन में भी देखेंगे। अच्छा, अब आते हैं कि ब्लॉक डिज़ाइन इसका किस तरीके से बन रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि एक माइक्रोब्लेज कोर मैंने इंस्टेंशिएट की हुई है, और इसके बिल्कुल इस साइड पे लोकल मेमोरी इंस्टेंशिएट है। ये वो लोकल मेमोरी है जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर लोकल मेमोरी बस के थ्रू। और इसको अगर आप प्लस साइन को प्रेस करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और इसके अंदर क्या क्या हो रहा है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपने देखा कि जो यहाँ पे माइक्रोब्लेज है, ये डेटा लोकल मेमोरी बस और इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी बस, और ये दोनों एक सेपरेट लोकल मेमोरी बसेस की तरफ जा रही हैं। आपने देखा एक यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक लोकल मेमोरी बस शो की हुई है, लेकिन आप अगर यहाँ पे इस डिज़ाइन को एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक बस अटैच हुई हुई है, एक बस ये अटैच हुई हुई है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर है। यहाँ पर भी कंट्रोलर है और यहाँ पे भी कंट्रोलर है, और ये दोनों कंट्रोलर फिर एक मेमोरी में जा रहे हैं। इस केस में हो ये रहा है कि हमारे पास जो डेटा लोकल मेमोरी है और जो इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी है, दैट इज़ बीइंग शेयर्ड। ये एक ही फिज़िकल मेमोरी है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है। अगर आप रन ब्लॉक ऑटोमेशन करोगे, आई विल शो यू, जब हम विवाडो पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या नाम है, किस तरीके से आप एक ब्लॉक ऑटोमेशन के ज़रिए आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सेपरेट इस वजह से है क्योंकि आप डेटा और इंस्ट्रक्शन को अलग अलग भी इंस्टेंशिएट कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आपकी इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी सिर्फ रीड ओनली मेमोरी हो, और आपकी डेटा लोकल मेमोरी एक रीड और राइट हो, दोनों फीचर्स हों उसके अंदर, रीड भी हो सकता हो राइट भी हो सकता हो, तो आप वो दोनों मेमोरी सेपरेट भी कर सकते हो। आप उनका साइज़ भी डिफरेंट कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोब्लेज डिज़ाइन विवाडो में है, वो एक सेम ही मेमोरी इंस्टेंशिएट कर रहा होता है टू द डेटा एंड टू द इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी बस। तो ये एक ही मेमोरी शेयर हो रही होती है। इसके अंदर ऑफ कोर्स डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। जो आपकी जो कोड मेमोरी होगी जहाँ से इंस्ट्रक्शन रीड हो रही होंगी, वो एक प्री डिफाइंड होगी, और जो डेटा जहाँ आपका सेव हो रहा होगा, डेटा बेसिकली वो होता है जो भी आपके प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट आप कंप्यूटेशन कर रहे होते हो, वेरिएबल्स को रीड राइट कर रहे होते हो, तो वो होता है आपका डेटा। और उसको क्योंकि वो मॉडिफाई भी हो सकता है, आप के प्रोग्राम में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस की बेसिस पे आप डेटा को रीड करते हो, कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हो और फिर राइट बैक करते हो। तो ये वाला जो डेटा है ये मॉडिफाई हो रहा होता है जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो हमारी कोड मेमोरी है, वो एक दफ़ा जब आप कंपाइल कर लेते हो सारा प्रोग्राम, तो वो तो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। तो कोड मेमोरी इज़ जनरली फिक्स्ड। तो इसलिए भी यहाँ पे सेपरेट बसेस हैं कि अगर आपका प्लान है कि कोड मेमोरी चूँकि फ़िक्स रहती है, तो इसको आप एक अलग मेमोरी भी इंस्टेंशिएट कर सकते हो, जिसको आप रोम बोल सकते हो, रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हो। और तो एक क्विकली मैं समराइज़ करूं, जैसा मैंने कहा कि दिस इज़ आवर लोकल मेमोरी बस,
और ये जो चीज़ है ये हमारी है ब्लॉक रैम जनरेटर। ब्लॉक रैम जनरेटर आपकी ब्लॉक मेमोरी होती है, ब्लॉक रैम जो Xilinx के अंदर हमारे पास होती हैं। लेकिन इस ब्लॉक रैम को इस बस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको बीच में एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कंट्रोलर होता है जो इस बस के सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है ब्लॉक रैम के सिग्नल्स में। तो दिस कंट्रोलर इज़ दैट इज़ वाई दिस कंट्रोलर इज़ इम्पॉर्टेंट। और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने कंट्रोलर यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कंट्रोलर ब्लॉक रैम के जो सिग्नल्स हैं और जो यहाँ से आपके पास बस के जो सिग्नल्स आ रहे हैं इन क्योंकि आप बस पे डायरेक्टली ब्लॉक रैम कनेक्ट नहीं कर सकते, इन दोनों की इंटरफेस चेंज है। तो इसलिए हमें कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि एक साइड पे ये इस लोकल मेमोरी बस से इंटरफेस होगा और दूसरी साइड पे ये ब्लॉक रैम से इंटरफेस होगा। और आप देख सकते हो कि ये जो ब्लॉक रैम है ये कुछ ख़ास तरीके की है। इसकी दो पोर्ट्स हैं, और दो पोर्ट्स इसलिए भी हैं ताकि इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी बस एक पोर्ट से उसको एक्सेस करती रहे और डेटा जो लोकल मेमोरी बस है वो दूसरी पोर्ट से उसको एक्सेस करती रहे। सो दिस इज़ अ डुअल पोर्ट ब्लॉक रैम, और दोनों बसेस साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकती हैं इस ब्लॉक रैम को। अच्छा, बात करते हैं एक साइड बस की और ब्लॉक रैम की। तो जैसा आपने देखा कि ये डेटा लोकल मेमोरी बस थी, ये इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी बस थी, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास्टर एक साइड डेटा पोर्ट है और ये डेटा पोर्ट जा रही है इस एक साइड इंटरकनेक्ट में। ये एक साइड इंटरकनेक्ट है, दिस इज़ बेसिकली द एक साइड बस। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्लेव से कनेक्ट किया हुआ है, तो मास्टर यहाँ पे इस स्लेव एक साइड पे जाएगा और फिर इस बस के थ्रू यहाँ पे हम ब्लॉक मेमोरी जनरेटर के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ द सेम ब्लॉक रैम, दिस इज़ द सेम ब्लॉक रैम एज दिस वन। द डिफरेंस इज़ दैट इट हैज़ जस्ट वन पोर्ट। और जैसा मैंने कहा कि अब आपको एक साइड बस जो कि ये चीज़ है, इस एक साइड बस को अगर आपको ब्लॉक रैम से कनेक्ट करना है विच इज़ दिस वन, तो इसके बीच में भी आपको एक साइड बी रैम कंट्रोलर चाहिए होगा। व्हाट इज़ दिस कंट्रोलर डूइंग? दिस कंट्रोलर इज़ सॉर्ट ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन योर एक साइड बस एंड योर ब्लॉक मेमोरी जनरेटर, क्योंकि इसके बगैर आप डायरेक्टली ब्लॉक रैम को नहीं कनेक्ट कर पाओगे। आप देख सकते हो कि इसका इंटरफेस ही डिफरेंट है, ये एक सा इंटरफेस है और यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है ये ब्लॉक रैम का इंटरफेस है। इन दोनों के सिग्नल्स डिफरेंट हैं, तो इन सिग्नल्स की मैचिंग करने के लिए आपको बीच में कंट्रोलर चाहिए होता है, ताकि कंट्रोलर एक साइड से एक साए कंपैटिबल हो और दूसरी साइड से बी रैम कंपैटिबल हो। आप अगर नोटिस करोगे तो ये सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पे आपके पास एक साई बस थी, यहाँ पे आपके पास लोकल मेमोरी बस है। यहाँ पे आपके पास बी रैम कंट्रोलर है जो एक साई टू बी रैम सिग्नल्स मैप कर रहा है। यहाँ पे आपके पास लोकल मेमोरी बस का बी रैम कंट्रोलर है जो इस लोकल मेमोरी बस के सिग्नल्स को बी रैम कंपैटिबल सिग्नल्स में मैप कर रहा है। और यहाँ पे आपका फाइनली ब्लॉक रैम जनरेटर है जो कि सेम ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसकी दो पोर्ट्स हैं और यहाँ पे हमारी एक ही पोर्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीसेट कोर। दिस बेसिकली रीसेट कोर प्रोवाइड्स कस्टमाइज रीसेट्स फॉर द एंटायर प्रोसेसर सिस्टम, जिसके अंदर माइक्रोब्लेस का रीसेट भी होता है, जिसके अंदर इस लोकल मेमोरी बस का रीसेट भी है, और एक जो एक साइड इंटरकनेक्ट है इसका भी रीसेट है। और अगर आपके पास डिफरेंट पेरिफेरल्स भी हैं आपके डिज़ाइन के अंदर, तो ये उनको भी रीसेट कर सकता है। इस रीसेट कोर का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल रीसेट ले रहा हूँ। अगर आप इस एक्सटर्नल रीसेट, आप समझ लो कि एक पुश बटन हो सकता है आपके डिज़ाइन के अंदर एक्सटर्नल, तो अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वो एक एसिंक्रोनस इवेंट होगा। एसिंक्रोनस इवेंट वो होगा, यानी वो एसिंक्रोनस इवेंट इस तरह से होगा कि वो क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा।
तो जनरली इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप ऐसे पुश बटन्स को प्रेस करो और एसिंक्रोनसली अपने डिज़ाइन को रीसेट कर दो। तो हम करते क्या हैं, हम जो भी हमारा एक्सटर्नल रीसेट है हम उसको इस रीसेट आईपी कोर में देते हैं, और फिर इस रीसेट आईपी कोर से जो इसके जो आउटपुट है वो एक रीसेट सीक्वेंस की फॉर्म में वो डिफरेंट पेरिफेरल्स को रीसेट कर रही होती है। इट इज़ जनरली अ गुड प्रैक्टिस टू यूज़ दिस कोड टू रीसेट द सिस्टम rather than putting a asynchronous signal directly to all the blocks. तो जब यहाँ से एक्सटर्नल रीसेट सिग्नल आएगा आपको इस कोर में, और ये कोर फिर फर्दर आपके जो भी ब्लॉक्स होंगे उसको रीसेट कर रही होगी, जिसमें माइक्रोब्लेस का रीसेट है, माइक्रोब्लेस की बस का रीसेट है, और एक सा इंटरकनेक्ट का रीसेट है। और अगर आपके पास डिफरेंट और पेरिफेरल्स भी हैं, पेरिफेरल्स के अंदर आ जाती हैं चीज़ें, जैसे अगर आपके पास यूआर्ट है, एसपीआई है, कैन बस कंट्रोलर है, और एक एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पेरिफेरल्स होते हैं। तो उसके अंदर भी उसको भी ये रीसेट करता है। तो ये आपके डिज़ाइन को सिंक्रोनसली रीसेट कर रहा होता है और एक सीक्वेंस की फॉर्म में रीसेट करता है, सबको एक साथ नहीं करता। इसका एक कोई ख़ास रीसेट सीक्वेंस होता है। इसकी प्रोडक्ट गाइड के अंदर इसके सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये सबसे पहले किस चीज़ को रीसेट करेगा, उसकी कितनी साइकिल्स बाद किस चीज़ को रीसेट करेगा। तो साइकिल्स को मद्देनज़र रखते हुए एक एक रीसेट सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये रीसेट कर रहा होता है। जैसे जैसे आपका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है वहाँ रीसेट सीक्वेंसेस मैटर करते हैं। आप डायरेक्टली अपने एक्सटर्नल रीसेट को आप सिस्टम में नहीं देते। कभी कभार आप एक स्पेसिफिक सेक्शन को रीसेट करना चाह रहे होते हो। आप इस तरह की मल्टीपल रीसेट कोर्स ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ड्यूरिंग रन टाइम एक ख़ास आईपी को रीसेट करो तो आप वो भी इसकी मदद से कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है और आप चाह रहे हो कि सिर्फ एक ख़ास प्रोसेसर रीसेट हो, या अगर एक कोई ख़ास प्रोसेसर हैंग हो गया है और अगर आपको सिर्फ उसको रीसेट करना है रन टाइम में, तो वो भी फिर आप इन रीसेट कोर्स की मदद से कर सकते हो। और हाई स्पीड डिज़ाइन जो होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर गीगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, वहाँ भी रीसेट सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके अंदर मल्टीपल रीसेट्स होते हैं उन आईपी कोर्स के अंदर, तो उनको भी एक ख़ास सीक्वेंस से आपको रीसेट करना होता है, तब वो कोर्स काम करती हैं। बट एज आई सेड इन दिस डिज़ाइन हम सिर्फ अपना जो रीसेट सिग्नल है वो इस कोर को देंगे, और ये फिर बाकी के जो ब्लॉक्स हैं उनको एक ख़ास सीक्वेंस फॉलो करते हुए रीसेट कर देगा। और इसको हम क्लॉक भी दे रहे होते हैं। और आप देख रहे हो जैसे ये एक लॉक का सिग्नल है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो रीसेट कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती है कि हमारी क्लॉक स्टेबल है या नहीं। क्योंकि अगर अनस्टेबल क्लॉक है और आपने सिस्टम से रीसेट हटा लिया है, तो अनस्टेबल क्लॉक से तो आपका सिस्टम सही काम नहीं करेगा। तो आपको आपका जो लॉक सिग्नल है वो हाई होना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी क्लॉक स्टेबल हो जाती है तो वो एक लॉक सिग्नल हाई कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि नाउ द क्लॉक इज़ स्टेबल। अब बात करते हैं माइक्रोब्लेज डीबग मॉड्यूल की। आप यहाँ पे देख रहे होगे एक डीबग पोर्ट है और जो एक डीबग मॉड्यूल से कनेक्टेड है। So this microblaze debug module, it basically provides JTAG debugging support to the microblaze. It basically enables debugging of one or more microblaze processors. डीबगिंग से मुराद ये है कि आपने देखा होगा जैसे हम एसडीके में आते हैं तो हम वहाँ उस इन्वायरमेंट से माइक्रोब्लेज को प्रोग्राम कर सकें या उसका कोड डीबग कर सकें। जो स्टेप बाय स्टेप हम एग्जीक्यूशन करते हैं सी कोड की, इट बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। सो आई थिंक दिस वाज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हमने माइक्रोब्लेज डीबग मॉड्यूल डिस्कस किया, माइक्रोब्लेज कोर को डिस्कस किया, लोकल मेमोरी बसेस को डिस्कस किया,
और हमने मज़ीद देखा कि लोकल मेमोरी बस होती है, उसके बाद कंट्रोलर को हमने इस्तेमाल करना है, और फिर ये एक ब्लॉक रैम हमारे पास लगी हुई है। फिर हमने रीसेट का रोल देखा, रीसेट आईपी कोर किस तरीके से हम इस्तेमाल होती है जनरली। और ये एक साइबस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साइबस के थ्रू हम ब्लॉक रैम को रीड और राइट करना चाहेंगे। तो माइक्रोब्लेस का सिमुलेशन का कुछ ये सरसरी सा फ्लो हम फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप देखोगे कि सबसे पहले हम ब्लॉक डिज़ाइन बनाएंगे, उसके अंदर सारी जो रेलिवेंट आईपी कोर्स हैं हम उनको ऐड करेंगे, फिर हम टेस्ट बेंच बनाएंगे, और अगर तो हमें कोई कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे डिज़ाइन में, कोई पोर्ट्स ऐड करनी है तो वो हम ऐड करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सिमुलेशन फ़्लो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आप हैरान होंगे कि हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। हमें तो टेस्ट बेंच के बाद ही सिमुलेट कर लेना चाहिए, लेकिन बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है जो माइक्रोब्लेज, जो प्रोसेसर में जो ELF फाइल चाहिए होती है। ELF फाइल वो चीज़ होती है जो माइक्रोप्लेस का कोड कंपाइल जब आप करते हो, जब प्रोसेसर कोड कंपाइल करते हो, तो उसके बाद जो ELF फाइल, जो एग्जीक्यूटिबल जनरेट होता है, वो फाइल हमें चाहिए। और उसके लिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन फ़्लो फॉलो करना पड़ेगा हमें, जिसकी वजह से हार्डवेयर डिज़ाइन को एक्सपोर्ट भी करना होगा SDK में, और SDK के अंदर हम माइक्रोब्लेस की एप्लीकेशन रन करेंगे, और वहाँ से हम ELF फाइल जनरेट करेंगे। फिर उस ELF फाइल को हम वापस अपने विवाडो के अंदर लेकर आएंगे, और फिर हम सिमुलेट कर पाएंगे माइक्रोब्लेस के डिज़ाइन को। तो हम ये सारा जो फ़्लो है ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, माइक्रोब्लेस। अल्ट्रा 96। नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा। जो बोर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है एवनेट का अल्ट्रा 96 वर्जन 2। फिनिश। हाँ जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट ब्लॉक डिज़ाइन। अच्छा, मैं चूँकि अल्ट्रा 96 वर्जन 2 यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और बोर्ड है, अगर आप कोई और बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिएट ब्लॉक डिज़ाइन, इसको वो आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ VRAM सिम का। ऑलराइट, सो ऐड करते हैं माइक्रोब्लेस को। माइक्रोब्लेस, तो आप देखोगे माइक्रोब्लेस की कोर ऐड हो गई है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रन ब्लॉक ऑटोमेशन का। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे कुछ ऑप्शंस मांगता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो इस प्रीसेट को फ़िलहाल हम नन ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारी फ़िलहाल कोई ऐसी रियल टाइम या माइक्रो कंट्रोलर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आते हैं लोकल मेमोरी पर। लोकल मेमोरी, ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने माइक्रोब्लेस की लोकल मेमोरी कितनी रखना चाहते हो। तो एज आई सेड, आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसकी जो मेमोरी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई मेमोरी सेलेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 16 KB, लेकिन बाद में आपको पता चला कि आप की जो ये मेमोरी है ये कम पड़ रही है आपको, तो आप दोबारा ब्लॉक डिज़ाइन में आके उस मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक अच्छा फ़ीचर है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोड है जो है वो कम मेमोरी ले रहा है, तो आप वापस इधर आके अपने जो डिज़ाइन है उसकी मेमोरी डिक्रीज़ कर सकते हो। तो हम इसको 32 KB ले लेते हैं। 32 KB आई गेस इट्स जनरली फ़ाइन। और फिर आपसे ये पूछ रहा है कि लोकल मेमोरी ECC एरर करेक्टिंग कोड्स आपको चाहिए अपनी मेमोरी में या नहीं चाहिए।
तो ये भी डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ एप्लीकेशन में आपको ईसीसी कोड चाहिए होते हैं, क्योंकि कभी कभार मेमोरी में एरर्स आ जाते हैं, और मेमोरी जो ईसीसी एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं वो आपको मेमोरी में एरर जब भी आता है तो वो आपको नोटिफाई कर देते हैं। और कुछ कोड्स ऐसे भी होते हैं जो आपके एरर को ऑटोमेटिकली करेक्ट भी कर देते हैं। तो ये भी है। आप चाहते हो आपकी डिज़ाइन में कैशेस हों या ना हो, ये भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो फॉर नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैशेस, बट यस यू कैन ऑल्सो ऐड कैशेस इन योर डिज़ाइन। डीबग मॉड्यूल, डीबग हम बिल्कुल इसको ऐड कर रहे हैं, डीबग ओनली ही हम रखते हैं, यू आर्ट हम अभी ऐड नहीं कर रहे। यू आर्ट और शॉर्ट आंसर ये है कि जो जिंक प्रोसेसर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके अंदर एफ पी जी ए लॉजिक में कोई यू आर्ट नहीं है। तो यू आर्ट अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लेता हूँ तो मैं उसको कहीं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। जो जिंक प्रोसेसर जो मेरे पास अल्ट्रा 96 वर्जन 2 बोर्ड है उसके अंदर जो यू आर्ट हैं वो प्रोसेसिंग सिस्टम से कनेक्ट हैं। तो मेरे पास एफ पी जी ए लॉजिक में कोई यू आर्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए क्या नाम है, मैं यू आर्ट के मैसेजेस भी नहीं देख पाऊँगा माइक्रोब्लेस के। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आप माइक्रोब्लेस, इस तरीके से आप माइक्रोब्लेस को क्या नाम है डीबग कर सकते हो, किस तरीके से उसको रन कर सकते हो। उसके मैसेजेस आपको यू आर्ट टर्मिनल पे शो नहीं हो रहे होंगे मेरे केस में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यू आर्ट का एक्सेस नहीं है एफ पी जी ए लॉजिक में। अच्छा जी, पेरिफेरल एक साई पोर्ट, यस हम इसको इनेबल करते हैं क्योंकि हमको बाद में ब्लॉक रैम कनेक्ट करनी है, हमको एक साई बस कनेक्ट करनी है। और 100 मेगाहर्ट्ज़ हम इसको रहने देते हैं, और इसको हम ओके कर देते हैं, क्योंकि हम जो क्लॉक दे रहे होंगे अपने जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से बाद में वो हम 100 मेगाहर्ट्ज़ की दे रहे होंगे। हाँ जी, तो आप देखोगे कि इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये आप अगर, हाँ जी, आप इसको अगर नोटिस करोगे तो ये विवाडो ने ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन क्रिएट किया है हमारे लिए माइक्रोब्लेस का, जो जो हमने उसको ऑप्शंस दिए थे। और हम इसको मज़ीद डिटेल में जाते हैं, और ये सारी आईपी कोर्स आप लाजमी नहीं है कि आप ऑटोमेशन से कनेक्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी आईपी कोर्स आप ख़ुद भी कनेक्ट कर सकते हो, और मैं इनक्रेज भी करूँगा कि आप ये सारी आईपी कोर्स इंडिविजुअली ख़ुद सर्च कर करके कनेक्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोब्लेस डीबग मॉड्यूल अगर आपने ऐड करना है तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको ये मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह के से अगर आपने रीसेट मॉड्यूल आपने ऐड करना है तो आपको प्रोसेसर सिस्टम रीसेट ये जो मॉड्यूल है ये आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपको ये सारे मॉड्यूल्स ब्लॉक मेमोरी जनरेटर ये सारे आपको ऐड आईपी के अंदर आके मिल सकते हैं। ब्लॉक मेमोरी जनरेटर जैसा आपने देखा ये वाली आईपी कोर है। तो आप देखोगे कि ये वही ब्लॉक्स हैं जो हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं पावर प्रेजेंटेशन में। एक चीज़ जो यहाँ पर है दैट इज़ क्लॉकिंग विज़ार्ड। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास FPGA में ऑन बोर्ड क्लॉक, FPGA लॉजिक में कोई क्लॉक नहीं है, मुझे क्लॉक प्रोसेसिंग सिस्टम से लेनी होती है। तो इसलिए मैं इस क्लॉकिंग विज़ार्ड को इधर इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा और सिमुलेशन के लिए मैं टेस्ट बेंच से क्लॉक दे दूंगा, और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में मैं क्लॉक एक जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये लॉक का सिग्नल इससे कनेक्ट है। इसका मतलब यही है कि जैसे ही क्लॉक स्टेबल हो ये क्लॉक का सिग्नल हमारे जो रीसेट आईपी कोर है इसको बता दे कि भाई क्लॉक स्टेबल हो चुकी है, अब आप रीसेट हटा लो जो भी आईपी कोर्स हैं उनसे। सो लेट्स जस्ट डिस्कनेक्ट दिस पिन। इसको मैं
इसको मैं क्रिएट पोर्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्लॉक का नाम दे देता हूँ, दिस क्लॉक। और यहाँ पे मुझे एक एक्सटर्नल रीसेट की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक एक्सटर्नल रीसेट है जो मैं आम तौर पे जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें तो मैं एक वर्चुअल आईओ की मदद से दे रहा हूँ, लेकिन टेस्ट बेंच के अंदर मैं इसको टेस्ट बेंच से ये सिग्नल प्रोवाइड करूँगा और फिर बाकी की जो रीसेट सीक्वेंसिंग है वो ये आईपी कोर ख़ुद कर रही होगी। मेक एक्सटर्नल क्रिएट पोर्ट, ओके। तो ये हमारे पास, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये सेक्शन अभी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हमने एक साइड बस और ब्लॉक रैम ऐड करनी है अपने डिज़ाइन में, और जैसा मैंने कहा कि वो हम इस डेटा पोर्ट के थ्रू ऐड कर रहे होंगे। दिस इज़ द एक साइड पोर्ट ऑफ दिस माइक्रोब्लेज। तो हम ऐड करते हैं एक सा इंटरकनेक्ट, एक सा इंटरकनेक्ट, ये एक सा बस है। तो एक सा बस को अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ मास्टर इंटरफेसेस यहाँ पे 2 हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ एक चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम जो मेमोरी इंस्टेंशिएट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही है। तो हम इसको 1 कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो जितनी भी आप डिफरेंट मास्टर्स आप इंस्टेंशिएट करोगे एक साइड बस के साथ, उनका एक क्लॉक और रीसेट पिन आपको मिलेगी। तो हम इस मास्टर को कनेक्ट करते हैं इस स्लेव इंटरफेस के साथ, और ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक हमारे पास जो सिस्टम में यूज़ हो रही है, ये वही क्लॉक है जो हमारे पास टेस्ट बेंच से आ रही होगी, यही माइक्रोब्लेस को जा रही है, यही रीसेट आईपी कोर को जा रही है, और इसी क्लॉक को हम यहाँ भी कनेक्ट करते हैं। और ये जो रीसेट सिग्नल है, आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंटरकनेक्ट रीसेट का। तो हम इस रीसेट सिग्नल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये स्पेसिफिकली इंटरकनेक्ट के लिए ही प्रोवाइड कर रही है ये आईपी कोर। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पर ब्लॉक मेमोरी जनरेटर। ब्लॉक मेमोरी जनरेटर हमने ऐड किया है, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम आते हैं। इसको पहले मैं यहाँ पे सेफ्टी सर्किट को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ वी डोंट रियली नीड इट। तो इसको अब इस बी रैम जो हमारे ब्लॉक मेमोरी जनरेटर है, इसको कैसे कनेक्ट करूँ मैं एक साई के साथ। जैसा मैंने आपको कहा था कि जो पोर्ट की कंपैटिबिलिटी है वो डिफरेंट है। आप देखते हो एक साई की पोर्ट डिफरेंट है और ब्लॉक रैम की पोर्ट डिफरेंट है। ब्लॉक रैम में हमारे पास सिग्नल है एड्रेस, क्लॉक, डेटा इन, डेटा आउट, इनेबल, राइट इनेबल, इस तरह के सिग्नल है हमारे पास। तो चूंकि हमारे पास मास्टर एक साई और ब्लॉक रैम के सिग्नल्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए हमें बीच में चाहिए बी रैम कंट्रोलर। ये बी रैम कंट्रोलर होगा जो एक साइड पर एक साइड बस से इंटरफेस हुआ हुआ होगा और दूसरी साइड पे ये ब्लॉक मेमोरी जनरेटर से इंटरफेस हुआ होगा। अगर हम इसको
अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो इसकी दो पोर्ट्स हैं, लेकिन हमें एक ही पोर्ट चाहिए। तो हम इसकी यहाँ से हम इसकी पोर्ट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साई प्रोटोकॉल, डेटा विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, डिफरेंट डिटेल, आप मेमोरी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी मेमोरी हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इस मेमोरी को हम कॉन्फ़िगर भी करेंगे बाद में। और ECC टाइप, ये वही एरर करेक्टिंग कोड्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, सपोर्टेड है। तो ओके करते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि पोर्ट्स आर नाउ कंपैटिबल। और आप देख रहे हो कि इसका भी क्लॉक सिग्नल और रीसेट सिग्नल है, और इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इस क्लॉक के साथ, और ये रीसेट सिग्नल हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर ऑल सेम। ओके, तो ये हमारा डिज़ाइन सिमुलेशन के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करनी है। अगर आप यहाँ एड्रेस एडिटर में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो माइक्रोब्लेज है, ये इसकी डेटा एड्रेस और ये इंस्ट्रक्शन एड्रेस, और यहाँ पे एक AXI BRAM कंट्रोलर आ रहा है हमारे पास। जो डेटा एड्रेस और इंस्ट्रक्शन एड्रेस है वो ये दो चीज़ें हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। और इसका एड्रेस यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि आपको याद होगा कि हमने 32 किलोबाइट मेमोरी इसकी कॉन्फ़िगर की थी, और उसके हिसाब से ये उसकी एड्रेस रेंज बनती है। तो अगर हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन कैशे को, सॉरी कैशे तो नहीं है ये, डेटा और इंस्ट्रक्शन मेमोरी को अगर हमें रीड या राइट करना है तो हमें इस मेमोरी रेंज के अंदर रहते हुए करना होगा। और आप ये देख सकते हो कि ये जो AXI BRAM कंट्रोलर है ये अभी अनमैप्ड है, तो हमें इसको भी मैप करना होगा किसी ख़ास एड्रेस रेंज पे। तो एक आसान तरीका ये है कि आप इसको ऑटो असाइन करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली टूल जो है वो इसको एक एड्रेस असाइन कर देगा। आप देख सकते हो कि इसको एक एड्रेस असाइन हो गया है, ये जो C से स्टार्ट हो रहा है। और अभी ये जो 8 किलोबाइट इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो गई है। यहाँ से आप इसकी मेमोरी चेंज भी कर सकते हो, आप इसकी मेमोरी भी 32 किलोबाइट कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं मेमोरी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको एड्रेस रेंजेस में फ़र्क पता चल रहा होगा। और ये बात थोड़ी समझ में भी आती है कि ज़्यादा मेमोरी होगी तो इसका मतलब ये है कि उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी रेंज चाहिए होगी, और अगर कम मेमोरी होगी तो उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको जो एड्रेस रेंज चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी। तो इसलिए मेमोरी का जब हम साइज़ वेरी करते हैं तो उसका एड्रेस भी चेंज हो रहा होता है। तो इसको हम सेव करते हैं अपने डिज़ाइन को, और एक दफ़ा वैलिडेट करते हैं। ओके, सो इट सीम्स गुड। तो यहाँ पर आते हैं, अब हम इसका रैपर जनरेट करते हैं। राइट क्लिक, क्रिएट STL रैपर। अच्छा, रैपर जनरेट करने से पहले मैं इसको यहाँ पे VHDL में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मैं VHDL का मेरी जो टेस्ट बेंच है वो VHDL में लिखी हुई है, लेकिन अगर आप वेरीलॉग इस्तेमाल करते हो तो आप इसको वेरीलॉग ही रहने दो, और वेरीलॉग में आप टेस्ट बेंच लिख सकते हो। ये जो टेस्ट बेंच है ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल टेस्ट बेंच है, तो इसको आप आसानी से वेरीलॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि एक मेरे पास टॉप मॉड्यूल क्रिएट हो गया है, और अब मैं चाहूँगा कि इसकी टेस्ट बेंच क्रिएट करूँ, प्लस ऐड सिमुलेशन रिसोर्सेज, क्योंकि मुझे टेस्ट बेंच ऐड करनी है। ऐड फाइल्स,
ये टेस्ट बेंच मैंने पहले ही लिखी हुई है, इसको मैंने ऐड किया है और मैं फिनिश करता हूँ। तो आप देखोगे ये यहाँ पे टेस्ट बेंच ऐड हो गई है और यहाँ पे मैं इसको एज अ टॉप कर देता हूँ, क्योंकि सिमुलेट मुझे अगर करना है तो टेस्ट बेंच को टॉप आपको करना पड़ेगा। इसको मैं इसके अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ दो ही सिग्नल्स है, अगर आपको याद हो कि क्लॉक और रीसेट का। और मैंने इसके अंदर अपना जो रैपर है, जो ब्लॉक डिज़ाइन है, वो मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया है। और अगर आप इसको देखोगे कि मेरे जो टेस्ट बेंच में दो प्रोसेस हैं, एक ये प्रोसेस है और एक ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है जो क्लॉक जनरेट कर रहा है। ये दोनों प्रोसेस पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। ये प्रोसेस क्लॉक जनरेट कर रहा है और कित क्या कितने टाइम की क्लॉक है, 10 नैनो सेकेंड, विच इज़ लाइक 100 मेगाहर्ट्ज़। और ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे मैं स्टिमुलस दे रहा हूँ अपने डिज़ाइन को, और हमारे पास एक ही सिग्नल है जिसको हम टॉगल कर रहे होंगे, एंड दैट इज़ आवर रीसेट सिग्नल। तो रीसेट सिग्नल है, मैं इसको 0 से 1 कर रहा हूँ और आप देखोगे कि फिर डिज़ाइन किस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, एक बार मैं फिर आपको दिखा दूँ कि हमारे पास दो ही सिग्नल्स है, सिर्फ क्लॉक और एक्सटर्नल रीसेट है, तो इसलिए हमारे पास टेस्ट बेंच में भी दो ही सिग्नल्स हैं। क्लोज़ करता हूँ मैं इसको। मैं रन सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं देखूँ कि सिमुलेशन रन हो भी रही है या नहीं। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ मैं सिमुलेशन टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो अभी तक हमने नहीं की है, हमने माइक्रोब्लेस की प्रोग्रामिंग नहीं की है। हमने माइक्रोब्लेस की .elf फाइल जनरेट नहीं की है। तो माइक्रोब्लेस को क्या करना है, कहाँ से रीड करना है डेटा, उसकी कोड मेमोरी रखी हुई कहाँ है, ये तो उसको अभी तक मालूम ही नहीं है। और हमारा तो गोल था कि हम एक साय बस के थ्रू जाकर ब्लॉक रैम से डेटा रीड और राइट करेंगे, तो वो कोड तो हमने लिखा ही नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो सिमुलेशन है वो भी रेडी नहीं है। लेकिन जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये दिखाना चाह रहा था मैं कि हमारी क्लॉक काम कर रही है और हमारा रीसेट सिग्नल काम कर रहा है। सो इट्स लुकिंग गुड। तो हम सिमुलेशन हमारी रन हो रही है, लेकिन हम इसके अंदर माइक्रोब्लेज या अपनी ब्लॉक रैम के कंटेंट्स को मॉनिटर कर नहीं पाएंगे, या करेंगे भी तो हमें कुछ कह लीजिए कि हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक माइक्रोब्लेज का कोड ही नहीं लिखा है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। हाँ जी, जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारे पास .elf फाइल नहीं है, और .elf फाइल हमारे एग्जीक्यूट हो सकती है SDK से। और SDK पे हम जब ही जा सकते हैं जब यहाँ से हम हार्डवेयर रेडी करके हम उसको एक्सपोर्ट करें अपने हार्डवेयर को SDK में। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी डिज़ाइन के अंदर, यानी मुझे थोड़ा डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन रेडी बनाना होगा। जैसे मेरे पास क्लॉक सिग्नल जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से आता है, तो मुझे यहाँ पे एक जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम ऐड करना होगा। और एक्सटर्नल रीसेट क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो मुझे ये वाला जो सिग्नल है ये मुझे वर्चुअल आईओ की मदद से देना होगा। और यहाँ पे हम आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन फ़्लो किस तरह से काम कर रहा होता है। जैसा आपको सरसरी सा मैं दे दूँ ओवरव्यू, जैसे आप देख रहे हो कि ये PL क्लॉक है, ये क्लॉक दे रहा हूँ मैं अब। पहले मैं टेस्ट बेंच से दे रहा था, लेकिन अब मैं इसको जिंक प्रोसेसिंग सिस्टम से दूंगा। और वर्चुअल आईओ को मैं रीसेट का जो सिग्नल है मैं वर्चुअल आईओ से दे रहा हूँ। तो मैं ये फ़्लो फॉलो करते हुए SDK की तरफ जाऊंगा, वहाँ से मैं .elf फाइल जनरेट करूँगा, और उस ELF फाइल को फिर मैं वापस इस फ़्लो के अंदर ऐड कर दूँगा। तो वहाँ से फिर मेरी सिमुलेशन चलना स्टार्ट हो जाएगी।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि जो SDK का फ़्लो है उसके अंदर आप क्या नाम है, आपको अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो SDK पे जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप किसी हार्डवेयर पे लिखते हो। तो हार्डवेयर तो हम यहाँ पर बना रहे हैं, हार्डवेयर, और यहाँ पे जो एड्रेसेस हैं, इन एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम हार्डवेयर बना रहे हैं। तो ये हार्डवेयर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे SDK में, तब SDK को इन्फॉर्मेशन होगी हमारे सारे हार्डवेयर की, कि हमारे पास एक साइबस है, उस एक साइबस पे हमारे पास ये बी रैम मेमोरी लगी हुई है, ब्लॉक रैम लगा हुआ है, और इंस्ट्रक्शन और डेटा मेमोरी है, और इनके एड्रेसेस ये हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन SDK को तभी मालूम होगी जब हम यहाँ से डिज़ाइन एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए हमें एक इम्प्लीमेंटेशन फ़्लो फॉलो करना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने इस ब्लॉक डिज़ाइन को, क्योंकि मैं इसको सिमुलेशन के लिए रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। मैं इस ब्लॉक डिज़ाइन की एक कॉपी बनाऊँगा जिसको मैं इम्प्लीमेंटेशन, फिर वहाँ से हम इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लो हम आगे बढ़ाएंगे। तो फाइल, प्रोजेक्ट, सेव ब्लॉक डिज़ाइन एज, इसको हम नाम दे देते हैं BRAM इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो जब हम FPGA की फ़ाइनल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो तब हम ये BRAM इम्प्लीमेंटेशन वाला ब्लॉक डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन जब हमें सिमुलेशन करनी होगी तो तब हम BRAM सिम वाला जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो BRAM सिम मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो आप देख सकते हो कि BRAM इम्प्लीमेंटेशन एक मेरे पास एक और ब्लॉक डायग्राम बन ब्लॉक डिज़ाइन बन गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा पिछला डिज़ाइन था। तो हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मैं इसके अंदर क्लॉक की एडिशन करूँगा, क्योंकि बग़ैर क्लॉक ऐड किए मैं डिज़ाइन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो क्लॉक है वो सिर्फ मुझे प्रोसेसिंग सिस्टम से ही मिल सकती है। तो ब्लॉक ऑटोमेशन पे क्लिक करूँगा, इससे प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा। इसको हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी मैं इसको क्विकली एग्जीक्यूट करूँगा। मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रीसेट्स क्यों अप्लाई करना लाजमी होता है, क्योंकि इस प्रीसेट के ज़रिए आपकी DDR कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। आपको अगर UART यूज़ करना है तो वो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। लेकिन जैसे अभी मैं एक सा इंटरफेसेस को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। इसको मैं इस क्लॉक सिग्नल से कनेक्ट करना है मुझे, तो ये मैं डिलीट करता हूँ, और ये क्लॉक, तो ये क्लॉक आप यहाँ से दे सकते हो। और जैसा मैंने कहा कि ये जो रीसेट सिग्नल है इसको भी मुझे डिलीट करना है, और इसकी जगह मैं वर्चुअल IO से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं आसानी से उसको टॉगल कर सकूँ उस सिग्नल को। आप हमने वर्चुअल IOs को भी बहुत डिटेल में स्टडी किया है पिछले लेक्चर्स में, तो आई जस्ट गो क्विकली इन दिस वन। वर्चुअल IO को क्लॉक चाहिए होती है, तो आप इसको भी क्लॉक यहाँ से दे सकते हो, और ये जो आउटपुट है आपका, ये आप एक्सटर्नल रीसेट को दे सकते हो। अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये बिल्कुल हमारा यही डिज़ाइन बन रहा है।
basically we are in this phase of complete the design implementation. Constraints हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास कोई constraints हैं नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर आप ऑन बोर्ड क्लॉक दे रहे हो, आपके पास ऑन बोर्ड क्लॉक है FPGA लॉजिक में, तो फिर आप जो आपको क्लॉक कंस्ट्रेंट्स ऐड करने होंगे. अगर मैं जैसे वर्चुअल IO यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल रीसेट के लिए, अगर आपके पास पुश बटन्स हैं तो मे बी यू वुड लाइक टू यूज़ दैट पुश बटन टू सॉर्ट ऑफ ऐड द रीसेट. तो उसके लिए भी जब आप पुश बटन ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स आपको फिर कंस्ट्रेंट्स ऐड करने होंगे. तो इट लुक्स गुड. सेव. यहाँ पे भी हम आके चेक कर लेते हैं. एवरीथिंग इज़ फाइन. सोर्सेस, राइट क्लिक, SDL रैपर. ओके. इसको मैं टॉप सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, सिंथेसाइज करना है, बिट स्ट्रीम जनरेट करनी है, एक्सपोर्ट करना है इस डिज़ाइन को, और फिर वहाँ पे माइक्रोब्लेस की एप्लीकेशन डेवलप करनी है. सो लेट्स सिंथेसाइज द डिज़ाइन. सो सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है और हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं. And now we will generate the bit stream. हाँ जी, तो बिट स्ट्रीम जनरेट हो चुकी है. अब हम अपने डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करते हैं SDK में. एक्सपोर्ट हार्डवेयर, इंक्लूड बिट स्ट्रीम. ओके. नाउ लॉन्च SDK. हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन एक्सपोर्ट हो चुका है और अब हम यहाँ पे माइक्रोब्लेस की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. फाइल, न्यू, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, माइक्रोब्लेस हेलो. बेयर मेटल एप्लीकेशन है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म वही यहाँ पे आपने रखना है जो आपने एक्सपोर्ट किया है. प्रोसेसर, अगर आपको याद हो जब मैं पहले डिज़ाइन एक्सपोर्ट करता था तो यहाँ पर माइक्रोब्लेस लिखा नहीं आ रहा होता था. यहाँ पे PSU आर्म कॉर्टेक्स A5330 लिखा आता था, लेकिन चूँकि हमारे डिज़ाइन में अब माइक्रोब्लेस मौजूद है और Xilinx ने और SDK ने ये डिटेक्ट भी किया है कि हमारे डिज़ाइन में एक माइक्रोब्लेस की IP कोर मौजूद है, तो इसने हमें यहाँ पर माइक्रोब्लेस का ऑप्शन भी देना स्टार्ट कर दिया है. इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे माइक्रोब्लेस सेलेक्ट करना है. अगर हमें अभी जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं माइक्रोब्लेस अंडरस्कोर हेलो, इसके लिए हमें यहाँ माइक्रोब्लेस सेलेक्ट करना है ताकि फिर हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारे माइक्रोब्लेस पे रन हो रहा होगा. हमें ये बोर्ड सपोर्ट पैकेज भी क्रिएट करना है. इससे पहले हमने देखा था कि हम बोर्ड सपोर्ट पैकेज अलग से क्रिएट कर रहे थे, तो वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन
आप साथ ही बोर्ड सपोर्ट पैकेज भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप इसको क्रिएट न्यू पे रहने दोगे। पहले हम यूज़ एग्जिस्टिंग पे करते थे और एक बोर्ड सपोर्ट पैकेज अलग से क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक नया बोर्ड सपोर्ट पैकेज इस एप्लीकेशन के साथ ही क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, आप देखोगे आमतौर पे जब हम जिंक पर कोई एप्लीकेशन रन करते थे तो हम हेलो वर्ल्ड को इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि यू आर्ट से रिलेटेड एक इशू है मेरे बोर्ड के अंदर। एफ पी जी ए लॉजिक में कोई यू आर्ट नहीं है। जो दोनों यू आर्ट्स हैं वो पी एस जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उससे कनेक्टेड हैं। तो इसलिए मैं एक एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा, क्योंकि इसके लिए आप देख रहे हो कि ये रिक्वायरमेंट है यू आर्ट की आई पी विच इज़ नॉट इन माई हार्डवेयर। सो आई वुड लाइक टू गो विद एन एम्प्टी एप्लीकेशन, और इसके अंदर फिर मैं अपना एक ख़ुद से एक बहुत ही कोई सिंपल सा सी प्रोग्राम लिख दूँगा। फिनिश। तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि ये जो हार्डवेयर है जो हमने एक्सपोर्ट की है उस पर हमने अब ये एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि बेयर मेटल एप्लीकेशन होगी जो माइक्रो ब्लेस पे चल रही होगी। तो आप देख सकते हो कि कोई भी सोर्सेज नहीं है मेरे डिज़ाइन में, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, हेलो, और यहाँ पे एक मैं बहुत ही सिंपल सा कोड पेस्ट कर देता हूँ। इसको देखते हैं हम यहाँ पे हो क्या रहा है। ये तो एक स्टैंडर्ड आपको सबको मालूम ही हो गया, stdio.h हम क्यों ऐड करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। हम आते हैं xparameter.h पे। इसके अंदर क्या है, xparameter.h पे हमारे सारे पैरामीटर्स होंगे जो जो हमारे माइक्रोब्लेज या जो भी हमारे सिस्टम के अंदर जो भी एड्रेसेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने डिज़ाइन पर आऊँ और मैं यहाँ पे देखूँ कि मुझे AXI BRAM कंट्रोल अंडरस्कोर ज़ीरो, मुझे इस पर डेटा रीड और राइट करना है, तो मुझे इस एड्रेस पे रीड और राइट करना होगा। ये वो एड्रेस है जहाँ से हमारी ये मेमोरी स्टार्ट हो रही है। दिस इज़ द स्टार्टिंग एड्रेस एंड दिस इज़ द लास्ट एड्रेस। सो ये स्टार्टिंग एड्रेस पता होना मुझे बहुत ज़रूरी है, और ये सारी जो एड्रेसिंग होती है ये आपको मिलती है इस एक्सपेरामीटर्स डॉट एच के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको सर्च करूँ तो आप देखोगे कि डिफरेंट आपको एक साए बी रैम कंट्रोलर के डिफरेंट एड्रेसेस मिल गए, जिसमें एक बेस एड्रेस है, हाई एड्रेस है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। लोकल मेमोरी से रिलेटेड हमें एड्रेसेस सारे डिफ़ाइन हुए हैं इस हेडर फाइल के अंदर। तो ये हेडर फाइल आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करती है, आपके हार्डवेयर में क्या एड्रेसेस हैं, यहाँ पर भी वही एड्रेसेस आएंगे। तो इसलिए एक्स पैरामीटर में हमें वो मिलेंगे। जिल io.h हमें चाहिए होती है ताकि हम किसी एक एड्रेस लोकेशन से डेटा रीड कर सकें और किसी एक एड्रेस लोकेशन पे डेटा राइट कर सकें। तो खैर, अगर आप कोड को देखो तो ये मैंने कुछ इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक सरसरी सी एक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की हुई है। ये तो सिर्फ जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, जब हम डीबगिंग की तरफ जाएंगे, तो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो कोड एग्जीक्यूट करके ये दिखा रहा हूँ कि इनकी वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। तो इसलिए मैंने ये कोड ऐड किया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कोड है दूसरा वो ये है कि हम एक एड्रेस लोकेशन से डेटा रीड करेंगे, 32 बिट डेटा, और हम इस वैल्यू में सेव कर रहे होंगे। ये एड्रेस लोकेशन कहाँ की है, अगर मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इसमें मैं क्लिक करूँ, सो दिस इज़ दैट एड्रेस लोकेशन 0xC00000। और ये कहाँ का एड्रेस है, कहाँ का स्टार्टिंग एड्रेस है,
ये है इस बी रैम कंट्रोलर का स्टार्टिंग एड्रेस। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये मेरी इस ब्लॉक रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है। तो यहाँ से मैं डेटा रीड करना चाह रहा हूँ, इसकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस है उससे मैं डेटा रीड करना चाह रहा हूँ। और लेट्स गो बैक टू एसटीके। और ऑफ कोर्स जब मैं डेटा रीड करूँगा तो या तो वो कोई अनइनिशियलाइज डेटा होगा या ज़ीरो होगा या कोई भी गार्बेज मुझे मिलेगा। लेकिन उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं आउटपुट करता हूँ इसी एड्रेस पे एक हेक्स वैल्यू। इस हेक्स वैल्यू को मैंने नाम दे दिया डेड बीफ का। और फिर मैं दोबारा वैल्यू रीड करता हूँ इस एड्रेस लोकेशन से। और फिर जब मैं अब दोबारा रीड करूँगा तो ये वैल्यू डेड बीफ होनी चाहिए। तो इससे ये प्रूव होगा, इस एक्सरसाइज से ये प्रूव होगा कि हम माइक्रो ब्लेज से इस ब्लॉक रैम को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप रीड और राइट कर सकते हो इस ब्लॉक रैम से। और माइक्रो ब्लेज जो है वो अगर माइक्रो ब्लेज का प्रोग्राम चल रहा है, माइक्रो ब्लेज अगर अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है सही तरह, तो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन भी सही है। ये हमारी जो मेमोरी और ये जो एलएमबी जो बस हमने लगाई है, लोकल मेमोरी बस, ये भी सही लगी हुई है। वो भी इस चीज़ से वाज़ह हो जाएगा जब हमारा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो इसको हम बिल्ड कर लेते हैं। इसको हमने बिल्ड किया है। तो आप देखोगे कि इस डीबग फोल्डर के अंदर ये mb_hello.elf ये हमारे पास एक .elf फाइल क्रिएट हो गई है। ये फ़ाइल है जो हमें चाहिए होती है सिमुलेशन के लिए, और इसीलिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया था। नाउ लेट्स गो बैक टू द सिमुलेशन इन्वायरमेंट। यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। बी रैम सिम रैपर पे आता हूँ। यहाँ पे भी सिमुलेशन सोर्सेज के अंदर भी बी रैम सिम रैपर ही सेलेक्टेड है। और इस पे आकर मैं इसकी जनरेट आउटपुट प्रोडक्ट्स करता हूँ। जी हाँ, तो आउटपुट प्रोडक्ट्स हमने जनरेट किए। अब हम चाहेंगे कि हम सिमुलेशन रन करें, लेकिन इससे पहले हम आएंगे और अपनी जो .elf फाइल है उसको एसोसिएट करेंगे माइक्रोब्लेस के साथ। एसोसिएट elf फाइल। तो आप यहाँ देखोगे ये डिज़ाइन सोर्सेज हैं और ये सिमुलेशन सोर्सेज हैं। और यहाँ पे बी रैम अंडरस्कोर सिम का जो डिज़ाइन हायरार्की है वो इनेबल हुई हुई है। तो हमें यहाँ पे आके जो ELF फाइल है, ये आई गेस कोई बाय डिफ़ॉल्ट फाइल यहाँ पे ऐड हुई हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर आके वो फाइल इंक्लूड करनी है जो हमारी अभी जो हमने जनरेट की है अपने डिज़ाइन में। माइक्रोब्लेस डीबग हेलो। तो ये फाइल है। ओके, हम डिज़ाइन रिसोर्सेज की हम सिमुलेशन सोर्सेज में हैं, तो हमने यहाँ पे फ़ाइल ऐड कर दी है। हम इसको ओके करते हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि .elf फाइल अब आपको नज़र आने लगी है सिमुलेशन सोर्सेज के अंदर। तो अब जब मैं सिमुलेशन रन करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा जो इस डिज़ाइन के अंदर माइक्रोब्लेज है वो इस .elf फाइल को रीड कर लेगा। और फिर हमारा गोल ये है कि हमारे पास जो ये बी रैम हमने लगाई हुई है एक साई बस पर, ये जो बी रैम हमने एक साई बस पे लगाई हुई है, आपको अगर कोड याद हो तो हम इस बी रैम में डेड बीफ एक जो वेरिएबल है वो राइट कर रहे हैं।
तो वो हमें राइट होता हुआ यहाँ पे दिखना चाहिए सिमुलेशन में. सो दिस इज़ व्हाट वी विल ट्राई टू डू नाउ. रन सिमुलेशन. ओके, यहाँ पे मैं बी रैम ऐड करता हूँ, एक साई बी रैम, साई बी रैम ब्लॉक मैम. आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे राइट इनेबल, ये देख सकते हैं आपके इनेबल हाई हुआ है, राइट इनेबल हाई हुआ है, और इसने यहाँ पे डेटा, इस क्लॉक एज पे हमने राइट इनेबल हाई किया है और यहाँ पे डेटा इन किया है और इनेबल की पिन हाई हुई है और डेटा राइट हो चुका है इसमें ब्लॉक रैम में. और उसके बाद हमने फ़ौरन ही डेटा रीड भी किया है, सेम ही एड्रेस से रीड किया है, तो इसलिए जो हमारा एड्रेस है वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो ही है. देखें, हमारा एड्रेस जो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो तो सी से स्टार्ट हो रहा था, वो हमारी वो एड्रेस था हमारी बस पे, जो बस पे एड्रेस था. मैं आपको दिखाता हूँ. देखिए, इस बस पे बहुत सारी चीज़ें और कनेक्ट हो सकती हैं, तो उनके एड्रेस जब भी स्टार्ट होंगे वो डिफरेंट वैल्यू से स्टार्ट हो रहे होंगे. जैसे इसमें सी से स्टार्ट हो रहा था, हो सकता है कि कोई अगली मेमोरी हो वो ई से स्टार्ट हो, या वो सी से स्टार्ट हो लेकिन किसी ऑफसेट के साथ स्टार्ट हो. लेकिन ब्लॉक रैम के अंदर जो एड्रेसिंग हुई हुई है वो ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी. लेकिन ब्लॉक रैम के अंदर जो एड्रेसिंग है वो जो सी से जो एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो इसका यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये फर्स्ट एड्रेस है. अगर मैं मज़ीद उसमें मज़ीद अगले एड्रेसेस पे राइट करता तो यहाँ पे हमें एड्रेस इंक्रीमेंट होते हुए नज़र आते, लेकिन हमने सिर्फ एक ही वैल्यू राइट की थी. तो आप देख सकते हो कि डी इन पे एक वैल्यू हमने राइट की है और फिर हमने दोबारा फ़ौरन ही उसको रीड किया है, तो आप देख सकते हो कि डी आउट पे वही वैल्यू हम रीड बैक भी कर रहे हैं माइक्रोब्लेस एप्लीकेशन में. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है. और इसी तरह आप माइक्रोब्लेस डिज़ाइन को सिमुलेट कर सकते हो. आप यहाँ से डिफरेंट चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो. इंस्ट्रक्शन के किस तरह से वो रीड कर रहा है, और डेटा इंस्ट्रक्शन मेमोरी में क्या एक्टिविटी हो रही है, डेटा मेमोरी में क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो. और इसको फिर आप मज़ीद, अगर आपको एक साई इंटरकनेक्ट को डेप्थ में स्टडी करना है तो बिल्कुल आप, चूँकि सिमुलेशन चल ही रही है, ये एक साई के थ्रू ही हुई है ट्रांजैक्शन, तो आप एक साई को भी डेप्थ में देख सकते हो कि किस तरीके से
मास्टर रिक्वेस्ट करता है, किस तरीके से उसको ग्रांट होती है रिक्वेस्ट, और किस तरीके से पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है बिटवीन द मास्टर एंड द स्लेव। तो ये सब सारी चीज़ें आप बहुत डीपली इसको स्टडी कर सकते हो वन बाय वन जाके, क्योंकि यहाँ तो आपके पास सारे सिग्नल्स अवेलेबल हैं। और बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इनको डीपली स्टडी कीजिए, ताकि आपके जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक साइबस से रिलेटेड, मेमोरी रीड राइट से रिलेटेड, वो भी और बेहतर से बेहतर होते चले जाएं। तो ये ट्यूटोरियल, जो सिमुलेशन का ट्यूटोरियल है, ये यहीं पे इख्तिताम होता है। और हमने अपना जो डिज़ाइन है वो अच्छे से सिमुलेट कर लिया है, रीड एंड राइट फ्रॉम द माइक्रोब्लेथ एप्लीकेशन। और हम अब अगले ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि हम इसको फाइनल इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं एफ पे। और शुक्रिया बहुत बहुत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे।